जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। यहां पर हम रोज़ जीके और जीएस का मॉक टेस्ट लगाते हैं स्पेशल आर्मी के लिए। तो यहां पर हम जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। रोज़ जो है 30 और 50 क्वेश्चन करते हैं। आज हम पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं और आपको जो है सही जवाब देते जाना है अपने लाइव चैट बॉक्स में। ये देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए करते हैं। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा यानी कि आपकी जो सिंधु सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको पता है लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। तो यहाँ पर लोथल राइट आंसर करते हैं। तो देखिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है, यानी कि हमारा जवाब क्या है? सही है। अब देखिए लोथल जो है वो गुजरात में कहाँ पड़ता है? तो गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है सरागवाला। सरागवाला यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है ये, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद, ये जो सभ्यता है वो कहाँ विकसित हुई? तो ये अहमदाबाद जो ज़िला है, कौन सा ज़िला? अहमदाबाद ज़िला। आपने नाम सुना भी होगा गुजरात में। अहमदाबाद ज़िला में एक नदी है भोगवा, भोगवा नदी बोली जाती थी। तो इसके किनारे ये सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लोथल की खोज किसने की? लोथल की खोज किसने की? तो ये रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कब की? तो कब की? तो ये 1953 से 1956 के बीच में ये खोज की गई। यहाँ से किस टाइप के अवशेष मिले? नाम आया ना, अवशेष मिले। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे देख लिया करो। किस टाइप के अवशेष मिले? तो यहाँ पर जो है हवन कुंड मिला था, बंदरगाह मिली थी, ठीक है। बंदरगाह, हवन कुंड, हवन कुंड के अलावा यहाँ पर शवाधान, इस तरह के जो अवशेष हैं वो मिले थे। चावल मिले थे, या जो मोहर एफआरएस की वो भी मिली थी। तो इस तरह के अवशेष मिले थे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल में जो मुद्राएं रही थी, जो क्या रही थी? जो मुद्राएं रही थी वो किस चीज़ की बनाई गई थी, ये आपको बताना है। तो ये टेराकोटा की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी? टेराकोटा की। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा एक जो मिट्टी होती है, अपनी मिट्टी को पका लेते हैं। मिट्टी को जब पका लिया जाता है तो उसको हम टेराकोटा कहते हैं, और उससे ये मुद्राएं उस समय बनी थी। इतिहास में देखें तो तांबे की, कांसे की, लोहे की, सब तरह की मुद्राएं जो है वो बनाई गई थी। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हड़प्पा काल की। तो हड़प्पा काल में जो है पकी हुई मिट्टी यानी कि टेराकोटा की मुद्राएं बनी थी। तो ये क्वेश्चन को हम राइट करते हैं और ये सही लग गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2A आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को मानते हैं। किसको मानते हैं? बालाजी विश्वनाथ को मानते हैं, ठीक है। ये ब्राह्मण थे वैसे, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। सांची क्यों विख्यात है? सांची का तो आप सभी को पता है, एक दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और ये जो गुफा की इसकी चित्रकारी है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के कारण विख्यात है। बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये राजा अशोक ने करवाया था। किसने करवाया? राजा अशोक ने करवाया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहाँ पे है ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। सांची जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्ष को भी हराया था। हर्षवर्धन जो कि काफ़ी महान शासक रहा है, इसने हर्षवर्धन को भी हराया था। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था इनका, और यहाँ पर इन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो है वो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। तो बी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपने पता है सुना होगा कि जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था। ये भी पूछा जाता है कई बार सिकंदर कहाँ का शासक था, वह किसका पुत्र था। तो सिकंदर जो है ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहाँ? मकदूनिया का शासक था। और किसका पुत्र था? तो ये फिलिप का पुत्र था। फिलिप का पुत्र था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का सेनापति जो है वो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सभी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ये इसका सेनापति था। ऐसा माना जाता है कि जब मालवा जनजाति से इसका युद्ध हुआ था तब ये युद्ध में घायल हो गया था और वापस लौटते समय फिर बेबीलोन में जो है इसकी मृत्यु हो गई। कौन सी जनजाति से युद्ध हुआ था? मालवा जनजाति से। ठीक है। मालवा जनजाति से इसका युद्ध हुआ था और फिर बेबीलोन में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? सिकंदर महान की। अब चलते हैं कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। तो याद रख लेंगे, सभी क्वेश्चन याद रखेंगे जितना मैंने बताया है, क्योंकि ये सारे हैं जो घूम फिर के आगे पीछे से कैसे भी पूछ सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। बात करें इनके समय की तो इनका समय रहा है 375 ईस्वी से 414 ईस्वी। ठीक है। 375 से 414 ईस्वी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। वैदिक कालीन जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है तांबे का यानी कॉपर का उपयोग जो है किया गया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे। अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय से संबंधित हैं। कृष्णदेव राय से। ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि जो कृष्णदेव राय थे उनका जो दरबार था, उनके दरबार में 8 महान विद्वान और कवि थे। ठीक है। तो उनको हम अष्टदिग्गज कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कृष्णदेव राय कौन से साम्राज्य से संबंधित हैं। तो ये विजयनगर। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के राजा थे और इनके दरबार में 8 महान विद्वान व कवि थे, जैसे अकबर के 9 रत्न हैं उसी टाइप से। ठीक है। तो इसको हम याद रख लेंगे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित है, उनके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई यानी जो आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। तो देखो आपको पता है जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उनके मतलब किसके शासनकाल में हुई और उनकी अध्यक्षता किसने की, कहाँ पे हुई। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अब ये क्या पूछा है थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कश्मीर में हुई, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई वो कहाँ हुई, तो वो कश्मीर में हुई। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन गया। ठीक है। और अब आपको बताना है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की। वसुमित्र ने। देखो कोई भी बौद्ध संगति है, 4 हुई हैं, चारों से क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं। जो पहली बौद्ध संगति हुई, पहली जो बौद्ध संगति हुई वो कहाँ हुई? राजगृह में हुई। कहाँ पे हुई? राजगृह में। ठीक है। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई, दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली में। कहाँ पे हुई? वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगति हुई वो हुई पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। और चौथी ये बौद्ध संगति कश्मीर वाली, ये कौन सी है? चौथी बौद्ध संगति है। तो यहाँ से हम चारों बौद्ध संगतियों को याद रख लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखो मैंने इतिहास के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के और जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन हम देखेंगे क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के लेवल के हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है ये आपको बताना है। तो मनुस्मृति जो है वो प्राचीनतम है और वेदों में जो है इसका वर्णन किया गया है और उसको सर्वाधिक मान्यता दी गई है। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मतलब जो मिस्र की सभ्यता है वो तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी समकालीन थी, चीन की सभ्यता भी, लेकिन जो क्रीट की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्रीट की सभ्यता जो है वो प्राचीन यूनानी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, इसके जननी कहा जाता है। किससे संबंधित है ये यूनानी सभ्यता से संबंधित है, प्राचीन यूनानी जो सभ्यता थी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो आपको पता ही है, ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये चौसा का युद्ध रहा था। चौसा का युद्ध जीता था किसने? शेर शाह सूरी ने, और दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो युद्ध था चौसा का युद्ध, ये कब हुआ था? तो कब हुआ था तो बताएं जल्दी से, कब हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये हुआ था 26 जून। कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी को। ठीक है, 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह जो है जिसको शेर खां भी कहते हैं, इनके बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ? ये गंगा नदी के तट पर हुआ था। गंगा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान था, वहाँ पे लड़ा गया था। और इसमें जो है हुमायूं हार गया था और वो युद्ध का मैदान जो छोड़ के भाग गया था, ऐसा जो किंवदंती है वो चलती आ रही है। तो 13वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा राइट होता हुआ चौसा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे थोड़े ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन हमें देखने हैं और इनमें से कौन कौन से सही है ये आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर इतिहासकारों के अनुसार क्या चीज़ें थी मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य होने की, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे उपज अच्छी थी, सही बात है। लोहे की खदानें थी, ये भी सही बात है। गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन जो है वो सुलभ था, ये भी सही बात है। जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता थी, तो ये भी सही बात है। तो सब सारी ही बातें क्या हो गई? सही हो गई। तो सारी बातें सही होगी। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राइट करते हैं, तो चौथा ऑप्शन देखो क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 सिद्धांत दिए हैं और फिर आपको जो है आपके ऑप्शन का चुनाव करना है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सिद्धांत किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये सभी जो सिद्धांत हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म का जो मुख्य फोकस रहता है वो अहिंसा पर रहता है। ठीक है, अहिंसा पर एंड शांति एक तरह से। ठीक है, जैसे किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन को संग्रह नहीं करना, इस तरह के व्रतों का इसमें पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? तो ये मौर्य सम्राट अशोक ने ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो अग्नि वेदिकाएं जो हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगन जो कि राजस्थान के गंगानगर से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं और जूते हुए खेत, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जूते खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया? तो ये आपका जो मानववाद है, मानववाद के नाम से जाना गया। ये डी ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मिलेगा, यव का मिलेगा, व्रीहि का मिलेगा, ये कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है,
कपास का उल्लेख ऋग्वेद में जो है वो नहीं मिलता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। अब 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सेशन देखते हैं जस्ट अभी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब हम कुछ भूगोल के क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सभी तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारी इस सीरीज़ में कवर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो अधिकांश भारतीय जो हैं वो कॉकेशियाई समूह से संबंधित हैं। ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया, इतना नहीं पूछा जाता, बट जो लेवल है थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जा रहा है धीरे धीरे, तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के अंदर से होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है तो ये कर्क रेखा है। आपको बताइए, कर्क रेखा बार बार क्वेश्चन आ चुका है ये तो आर्मी में। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, इसमें ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रख लेना, नोट कर लेना, या मैं बाद में किसी क्लास में करवा दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? सियाचिन का जो ग्लेशियर है वहाँ पर कौन से देशों का झगड़ा है? तो ये भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का इस पर झगड़ा चलता है। सॉरी, मुझसे ये भारत और चीन जो है वो क्लिक हो गया है, बट यहाँ पे राइट है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का इसमें विवाद चलता है, जिसमें एक समझौता भी हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में ये झगड़ा भी हुआ था। तो यहाँ पर ये 1989 भारत और पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर जो है इनके मध्य जो झगड़ा इसका चलता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, मैकमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की जो सीमा है इसका निर्धारण करती है। ठीक है, भारत और चीन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल्दी से बताएं कौन सी सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ठीक है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पहले तो जो है अफ़गानिस्तान भारत से सीधे ही सीमा लगती थी, लेकिन फिर जो है पीओके पर जब पाकिस्तान का अधिकार हो गया तो जो है अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा लगती है, जिसका नाम था डूरंड। क्या नाम था? डूरंड रेखा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? अंडमान और निकोबार के सबसे निकट जो है म्यांमार है। कौन है? म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं? भुवनेश्वर से गुजरना होगा आपको, चेन्नई से भी और विशाखापट्टनम से भी। शोलापुर से गुजरना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये कोलकाता से कन्याकुमारी जाते समय शोलापुर से गुजरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो शोलापुर है वो कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। शोलापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, तो ये आपके बीच में नहीं आएगा। लेकिन भुवनेश्वर, चेन्नई और विशाखापट्टनम जो है ये आपके मार्ग में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको भारत का जो नक्शा है वो याद होना चाहिए। समीर सर के द्वारा ट्रिक के साथ करवाया गया है, तो आपको पढ़ लेना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी आपको बताना है, तो ये लगभग 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। पूरी मैं एक्यूरेट बताऊं ये, तो ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 किलोमीटर। और उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच की जो दूरी की बात करें तो उत्तर और दक्षिण की है 3214 किलोमीटर। ठीक है,
उत्तर और दक्षिण की 3214। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको सभी तरह से याद रखना है। 3214 बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, 3214 उत्तर से दक्षिण की, और 2933 है पश्चिम से पूर्व की दूरी। किलोमीटर में है ये, ठीक है, किलोमीटर में याद रख लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट कैलाश। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो देखिए वैसे तो जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक ऑप्शन अगर और होता, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। क्या नाम है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम सेकंड नंबर पे है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा पर हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें K2 गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर की, 8611 मीटर की। और कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो ये है आपकी 8586 मीटर की। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये भी आ सकता है, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर की ऊंचाई और कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर की। अब यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन जो ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे सेकंड नंबर कंचनजंगा के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवालिक के बीच फैली हुई है। शिवालिक किसके बीच फैली हुई है ये आपको बताना है। तो शिवालिक यानी कि जो उप हिमालय है ये किसके बीच में फैला हुआ है? तो ये पोतवार बेसिन और तीस्ता बेसिन के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है, बी ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं। और यहाँ पे कोसी और तीस्ता नदियों के बीच में है, कोसी और तीस्ता नदियों के बीच में, ठीक है, कर लेंगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन संविधान के करने वाले हैं। सभी जो टॉपिक हैं उनसे हम कुछ क्वेश्चन जो है उठा रहे हैं। ऐसे करते करते सभी टॉपिक्स आपके कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में, 24 जनवरी 1950। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन ये भी बनता है, मैंने थोड़े दिन पहले करवाया भी था, कि इसका गायन सबसे पहले कहाँ पे हुआ। तो इसका गायन जो है वो 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था उसमें हुआ था, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। चलिए अब सी ऑप्शन आपका राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? निर्वाचन सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो ये तो आप सभी को पता है, गणतंत्र कहलाता है, गणतंत्र, ठीक है। इसमें ये माना गया है कि जो भारत है वो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये संकल्प जो है इसमें व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर ये गणतंत्र हमारा राइट आंसर लग जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सभी को पता है 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ऑलमोस्ट बन के क्या हो चुका था? रेडी हो चुका था। और फिर पूर्ण रूप से जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन जो है कुछ जो संविधान के पक्ष थे वो लागू कर दिए गए थे, बट पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे राइट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो पहली बार विभाजन जो है 1969 को हुआ था, 1969 को, ठीक है। ये ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मतलब भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताता है? तो ये जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना बताती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। तो ये किस में बताया जाता है? भारत की प्रस्तावना में बताया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो इसको 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में इसको क्या करते हैं, स्कूल वगैरह में ये 20 सेकंड में ही हम गा देते हैं, ठीक है। लेकिन 52 सेकंड का इसमें समय लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जो बनी थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये वरिष्ठ थे। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। जो पहली बैठक हुई थी, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बैठक में चुना गया था इनको, सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर और 1946 को हुई थी, ठीक है। फिर जो दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक आपकी हुई थी 11 दिसंबर, 11, दूसरी बैठक की बात कर रही हूँ मैं, 11 दिसंबर 1946 को। और इस दूसरी बैठक में जो है राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है, निर्वाचित करके। और पहली बार नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में, जो कि हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। समझ गए सभी? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, आपको पता ही है। चलिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो संविधान सभा बनी थी उसमें 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश का संवैधानिक नाम है, संवैधानिक नाम जो है भारत यानी कि इंडिया, आप सभी को पता है। तो भारत यानी कि इंडिया है। और जो ये नाम है, नाम का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो ये अनुच्छेद 1 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 1 में। चलिए, यहाँ पे हमारे संविधान के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे साइंस के यानी जीएस के क्वेश्चन। साइंस के अंदर आपका भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। तो किसी पिंड का वेग समरूप होगा जब उसके वेग का मान और दिशा नियत होंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है, ठीक है, 0.001 mm के बराबर। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गतिमान वस्तु में होती है, तो जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका उदाहरण अगर आप लो तो बंदूक से दागी गई गोली या तोप से छोड़े गए कोई गोले, तो ये सभी जो होते हैं जो गति कर रहे हैं उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो एनीमोमीटर, ये मैंने जो आपका लेक्चर रहा था जिसमें मैंने उपकरण करवाए थे सारे, उसमें बताया हुआ भी है। तो ये पवन का वेग मापने के काम बताया, मैंने ट्रिक से बताया है, तो ज़रूर देखें। ट्रिकी साइंस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, ठीक है।
क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ मैं। देखो, कोई पिंड है, उसके उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिस गुणधर्म में वह सीधी रेखा में या विराम जो है उसमें या एक समान गति कर रहे हैं उसमें परिवर्तन का विरोध करे। अगर गति है तो गति में परिवर्तन, विराम अवस्था में है तो विराम की अवस्था का परिवर्तन या इसका वो विरोध करे। तो ये न्यूटन वाले नियम जो मैंने पढ़ाए थे और सीमा मैम ने भी पढ़ाए थे साइंस की टॉपिक वाइज क्लास में, उसमें बहुत डिटेल के साथ बताया था। तो ये जड़त्व का नियम होगा, ठीक है। यहाँ पे जड़त्व का नियम होगा। जड़त्व के कारण जो है कोई भी वस्तु हो वो अपनी जो मूल अवस्था है उस मूल अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, कोई किसी वेग से गतिमान है तो वो उसी वेग से गतिमान रहना चाहती है। ये नियम न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो ये जो है वो जड़त्व पे निर्भर करेगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है। ये तो बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ। तो बल का मात्रक यहाँ पे, वैसे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो बल का मात्रक यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन पे हम जाते हैं, राइट हो जाता है। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र जल्दी से बताएं। बल को हम F से लिखते हैं, F इजिकल टू ma होता है। बचपन में याद करते थे ना, फादर इजिकल टू माँ, फादर बराबर माँ, ऐसे याद करते थे हम। तो आप भी याद रख सकते हैं। F फॉर फोर्स, M फॉर मास, मास यानी कि द्रव्यमान, और A यानी कि त्वरण होगा यहाँ पे। तो बल का सूत्र आपका होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। ये आपका बल का सूत्र होता है। तो इस हिसाब से हो गया ना, द्रव्यमान का किलोग्राम आ गया यहाँ पे, और त्वरण का क्या होता है मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मिलके क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से बना लिया करो, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र याद होंगे तो अपने आप बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक मतलब सडनली खड़ी हो जाए, अचानक से खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लड़की सडनली जब खड़ी होती है तो जो प्रभावी लंबाई जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसके कारण जो उसका दोलन का काल है वो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वो सडनली खड़ी हो जाएगी तो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है और 8 आ गया। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैकोमीटर से क्या नापते हैं भाई, जल्दी से बताएं। कोई भी वाहन वगैरह है इनकी चाल बताता है, कौन, टैकोमीटर, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आरपीएम भी बोलते हैं, नाम सुना होगा आरपीएम। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है जो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस वेग से जा रही है, ये आपको देखना है। सारे ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। अधिक भार व्यक्ति कब महसूस करेगा। अब लिफ्ट अगर स्थिर वेग से ऊपर जा रही है, अगर स्थिर वेग से लिफ्ट ऊपर जाएगी ना तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है, जाहिर सी बात है, हम समझते हैं। लेकिन अगर लिफ्ट त्वरित होती है, मतलब लिफ्ट का जो वेग है उसमें परिवर्तन आता है और फिर वो ऊपर जाती है, तो व्यक्ति को अपना भार क्या होता है, अधिक महसूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवेग माप है, आवेग किसका माप है आपको बताना है। तो आवेग जो है भार का माप होता है, भार, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बल और समय के अंतराल पर ये निर्भर करता है, ठीक है। बल और समय के अंतराल पर आवेग याद रख लेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। कुछ क्वेश्चन हमने भौतिक विज्ञान के कर लिए हैं, रसायन विज्ञान और जो आपकी बायोलॉजी है उसके क्वेश्चन बचते हैं आपके, वो भी करेंगे। अब हम फिज़िक्स के क्वेश्चन कर चुके थे और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, ये आपको बताना है। ये टॉपिक वाइज क्लासेस में हम अच्छे से कवर करेंगे, अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आयरन ऑक्साइड किससे उपचयित होता है ये आपको बताना है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से उपचयित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र पूछा जाता है, क्या सूत्र होता है इसका, जल्दी से बताएं। तो इसका सूत्र होता है CO, CO सिंपल सा है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। एल्यूमिनियम जो है वो कास्टिक सोडा में किसके कारण विलय होता है ये आपको बताना है।
तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के कारण विलय होता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो निष्कासित होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा, तांबा और मिश्र धातु है, कौन सी मिश्र धातु है अब आपको बताना है। तो निकेल, जस्ता, एल्यूमिनियम तत्व होते हैं। तो यहाँ पे टीन जो है, टीन क्या है, मिश्र धातु है। कांसा, तांबा, टीन ये क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन कई बार आता है, जो अपनी आर्मी जीडी वाली बुक है उसमें दिया हुआ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न 3 तत्वों के मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, इन्हें प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम दें। अवरोही क्रम देना है आपको, मतलब पहले सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर कम कौन सा, और फिर सबसे कम कौन सा, ये आपको बताना है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए यहाँ पर कि स्टेनलेस स्टील जो है वो क्रोमियम, कार्बन और लोहा से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो इसमें मैग्नीज भी होता है कुछ मात्रा में, तो ये आपको बताना है, अवरोही क्रम में रखना है। तो आपको पता होना चाहिए क्रोमियम जो है वो 10% होता है इसमें, और कार्बन जो है वो 0.25% होता है। लोहे की बात करें यहाँ पे तो बाकी जितना रहता है वो लोहा रहता है, और इसमें कार्बन की थोड़ी अधिक मात्रा भी कई बार मिलाई जाती है, 0.25% से 1.5% तक हो जाता है। कार्बन जो है 0.25% से 1.5% तक हो जाता है। और इसमें एक मैग्नीज भी रहता है जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैग्नीज की मात्रा कमी रहती है, 0.35% की रहती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितना भी रहता है सारा का सारा लोहा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा, लोहा। सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा, लोहा। लोहा के बाद में यानी कि आयरन, आयरन के बाद में क्रोमियम, आयरन के बाद में क्रोमियम, फिर उसके बाद में आपका जो है कार्बन आ जाएगा, क्योंकि कार्बन में 0.25 से 1.5 कितना भी हो सकता है कार्बन। ठीक है, 3 ही है हमारे पास, तो हम मैग्नीज को काउंट यहाँ पे नहीं कर रहे। तो लोहा, क्रोमियम और फिर कार्बन, यानी कि ये आपके पास कौन सा ऑप्शन रहता है, सी सबसे पहले कौन सा, सी, फिर ए और उसके बाद में बी, CAB, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, CAB। ठीक है, इसको राइट करते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ये तो सभी को पता है, छोटी छोटी क्लासों में आने लग जाता है। तो हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जलीय घोल OH सांद्रण 1 × 10⁻⁴ है, तो घोल का pH मान आपको बताना है। घोल का pH मान कितना होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का रहता है। तो इसमें pH मान जो है वो 10 होगा आपका, कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि आपको देखो पता है कि जो हम आयन बनाते हैं ये H+, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे OH नेगेटिव रहता है प्लस, और हाइड्रोजन आयन जो है वो पॉजिटिव रहता है, और टोटल कितना होता है इसका 14 यानी कि 14। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि H+ के अंदर अगर हम 4 ऐड करते हैं यहाँ पे अणु, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 14, और H+ से हम 4 अगर माइनस करते हैं तो 14 - 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका जो जल का pH मान रहता है वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। कितना रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। इतना ही आपको करना, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ये नहीं आता है तो आप, ये क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड लेवल का यहाँ पे इंक्लूड हो गया है मुझसे, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप एक बार सी ऑप्शन लगा लीजिए 10। ठीक है, ये SSC वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आर्मी के लिए थोड़ा हार्ड लेवल हो जाता है, इतना नहीं पूछते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है, विरंजन का स्वरूप कौन प्रदान करता है आपको बताना है। तो ये क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो बहुत तीव्र विरंजक है, और रंगीन कपड़े और फूलों का रंग वगैरह उड़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, किसको, क्लोरीन को। सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है, भर्जन जो है वो सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है, कौन से अयस्क में, सल्फाइड में। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये क्या क्रिया रहती है वो तो हम टॉपिक वाइज क्लासेस में जो है पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जो रासायनिक सूत्र है उनका मिलान करना है आपको। ठीक है, जो रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिए हैं इन सब का मिलान करना है। तो नमक का सूत्र आपको पता ही है, लिख लेते हैं। नमक का सूत्र क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, आपको पता है। पोटेशियम का बड़ा सा सूत्र होता है जो कि आप देख के ही कर लेंगे। पोटेशियम का सूत्र ये हो गया K3SO4Al2SO4 की 3
और लास्ट में होता है 24H2O। ये किसका सूत्र हो गया? फिटकरी का। इसके बाद में जिप्सम है, तो जिप्सम का क्या सूत्र हो गया? यहाँ पे देखते हैं अभी हम। तो जिप्सम का यहाँ पे सूत्र हो गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं। जिप्सम का सूत्र CaSO4 और इसमें 2 अणु होते हैं जल के, यानी 2H2O, CaSO4 और 2H2O। अब बचता है हमारा क्वार्टज। क्वार्टज का सूत्र मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्वार्ट्ज का सूत्र होता है Na2SiO3। क्वार्ट्ज का सूत्र हो गया Na2SiO3। ठीक है, सारे सूत्र हमने कर लिए यहाँ पे। अब इनको मैच कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जिप्सम का लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिप्सम का सूत्र। ठीक है, तो ये सारे सूत्र इनके हो गए हैं। ऑप्शन पे आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधातु के ऑक्साइड प्राय कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू जो रहती है वो 7 से कम रहती है। कितनी रहती है? 7 से कम। और 7 से कम रहेगी तो आपको पता है अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। तो कैसी प्रकृति के होते हैं ये? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये हमने केमिस्ट्री के कर लिए हैं। अब हमारे जो बायो के पोर्शन है वो बायो का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। बायो में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो ये जो है जल से प्राप्त होती है। जल यानी कि जल का सूत्र होता है H2O। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा रंग होने का क्या कारण है? ये क्वेश्चन पहले भी मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। तो इसका कारण है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं ये आपको बताना है। हाइड्रोफाइट जो होता है वो बिना मिट्टी का पौधा होता है। बिना मिट्टी का पौधा, ये जल में उग सकता है। ठीक है, तो इसको मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती, इसको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिना मिट्टी का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है? देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना कि जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, यानी कि जब वो अपना भोजन निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण के समय ही वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। बाकी जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रहे हैं, अपना भोजन नहीं बना रहे हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। और वो कब होता है? वो होता है रात में। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन पे चल रहे हैं हम, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी जवाब जो है वो देते रहें। तो पर्यावरण का अजैव जो अवयव है वो है वायु। कौन सा है? वायु। अजैव अवयव में और कौन कौन से आएंगे? तापमान आ जाएगा, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, पवन, जल, मिट्टी, ये सभी आ जाएंगे। और जैव अवयवों में कौन आएंगे? जो जीवधारी हैं, जो अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं, उपभोक्ता वर्ग वाले, ये सभी जैव में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका आपको बतानी है। तो ये प्रकाश का अवशोषण करती है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी जो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, वो जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो इसी के कारण होता है। और प्रकाश संश्लेषी अंग हम इसको कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रकाश का अवशोषण, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो होने वाले हैं। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? हरे पौधे जो होते हैं उनको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितनी? 17 पोषक तत्व, जिसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको। कैल्शियम हो गया आपका, फॉस्फोरस, निकेल, पोटेशियम हो गया, इसके अलावा क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, सल्फर, ये सारे बुक में दिए हुए हैं। मैंने बुक में आराम से पढ़ लेना। जिसके पास बुक नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सएप कर देना, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैग्नीज हो गया, इसके अलावा तांबा, जिंक, बोरोन, और कौन सा रह गया? नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तो है ही आपका, और जल वगैरह। ठीक है, तो ये आपके 17 तत्व हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके सामने। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है?
पौधों के द्वारा ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति कब करते हैं? दिन के समय होती है, दिन के समय होती है, ठीक है। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? CO2 तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, वो भोजन बनाते हैं और उस समय मैंने अभी बताया था आपको कि वो ऑक्सीजन को तो क्या करेंगे? छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, तो ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति हो जाएगी उनमें, ठीक है, दिन के समय, ठीक है। तो आप डी ऑप्शन लगा लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो अभी मैंने 3-4 बार बता दिया, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके कारण ये करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है? बुक में दिया हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन पता ही होगा, पढ़ लिया होगा आपने। गिल्स के द्वारा, ये क्वेश्चन 3-4 बार पहले भी आ चुका है आर्मी के एग्जाम में, गिल्स के द्वारा। तो अब हमने यहाँ पे हमारे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के, और जो है आपका प्राचीन इतिहास आपका रहा था, हिस्ट्री के, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी आपके बनते हैं वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बाकी सभी टॉपिक से हम क्लासेस लेके आएंगे। रेगुलर जीके जीएस का मॉक टेस्ट होगा और बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों को आपको जोड़ना है क्लास से। और एक बार अब सभी जय हिंद बोल दें और बताएं कि किसके कितने क्वेश्चन जो है टोटल सही हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।